अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट डीसी किस तरह का करंट होता है और फिर हम लोग जो है वो मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स को जो भी है वो डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इंटरप्टेड डीसी क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट डीसी एक ऐसा करंट होता है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करता है, यानी अगर आपने एक बार उसका स्विच ऑन कर दिया है तो करंट ने आप जब तक स्विच बंद नहीं करते वो पेशेंट को लगता ही रहेगा, ठीक है, फ्लो होता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इसको आप कहते हैं दिस इज कांस्टेंट डीसी और इसीलिए वो कहते हैं कि चूंकि ये कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है और इस पर जो है बर्न का जो रेट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक बर्न का कि रिस्क भी जो है वो ज़्यादा, बर्न का रेट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कांस्टेंट डीसी को ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करते। अब कांस्टेंट डीसी की प्रोडक्शन होती किस तरह से, अब हम ये देखते हैं। कांस्टेंट डीसी की जो दो तरह से प्रोडक्शन हो सकती है, दो तरह से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो आप सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं या नंबर 2 आप इसको मेन सप्लाई से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेल से तो आपको सीधी तरह जो भी करंट आपको चाहिए होता है आपको वही मिलता है, लेकिन मेन सप्लाई से हमें पता है क्या आ रहा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं और रेक्टिफिकेशन हम लोग को पता है हम किस तरह से करते हैं, यूजिंग मेटल रेक्टिफायर्स। रेक्टिफिकेशन करके इसको हम डायरेक्ट करंट में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। पहली तो चीज़ है एसी से आपने उसको डीसी में कन्वर्ट किया। दूसरी चीज़ आपने ख्याल रखना है कि मेन सप्लाई से आने वाला करंट जो है उसको आप क्या करें, अर्थ फ्री रखें, ठीक है। करंट जो है वो अर्थ फ्री होना चाहिए। अब करंट को अर्थ फ्री करने के लिए हम लोग जो है वो स्टैटिक ट्रांसफार्मर इस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा करंट है उसको हम अर्थ फ्री कर सके और फिर अर्थ फ्री करंट को स्टैटिक ट्रांसफार्मर यूज करके अर्थ फ्री करने के बाद हम रेक्टिफिकेशन के जो है वो प्रोसेस की तरफ जाते हैं। नंबर 3 हम लोगों ने जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो ये होता है कि हम इसकी वोल्टेज को एडजस्ट करें। हमें पता है मेन सप्लाई से 220 वोल्टेज आ रही होती है, लेकिन हम पेशेंट पर जो वोल्टेज इसकी यूज़ करते हैं वो 90 वोल्ट होता है और 90 वोल्ट से ज़्यादा हम कहते हैं कि हम पेशेंट पर यूज़ ना ही करेंगे। ये चीज़ हमारी बुक में भी लिखी हुई है, अबाउट 90 वोल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट विद कॉन्स्टेंट डीसी एंड फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी नो मोर देन दिस शुड बी अवेलेबल। इससे ज़्यादा पेशेंट में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर आपने जो है वो मेन सप्लाई से करना है तो आपको 220 वोल्ट से 90 वोल्ट्स पर आना पड़ेगा और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और हम सब ने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में ये चीज़ बार बार पढ़ी थी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ईएमएफ यानी वोल्टेज को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ से क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर जो है वो आपने एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर जो करंट आप सेल से ऑब्टेन करें तो सेल से जो अपनी डिजायरेबल 90 वोल्ट्स आपको चाहिए थे वो किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, तो कहते हैं कि 60 ड्राई लेक्नेक सेल्स आप इस केसेस में यूज करते हैं और उसको जो है वो आप सीरीज में रखते हैं, 60 ड्राई लेक्नेक सेल्स वायर्ड इन सीरीज, ताकि आपको ये डिजायरेबल वोल्टेज ऑब्टेन हो सके। अगर आप सेल से ऑब्टेन करते हैं तो 60 ड्राई लेक्नेक सेल्स आप यूज करेंगे और अगर आप ऑब्टेन करें मेन सप्लाई से तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए अपनी डिजायरेबल वोल्टेज तक जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पेशेंट सर्किट किस तरह का होता है, डीसी का सर्किट किस तरह से होता है। सबसे पहले एक क्या होता है, हमारे पास एक स्विच होता है जिससे हम ऑन ऑफ करके ऑब्टेन करते हैं। स्विच के बाद यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि हम लोग एक पोटेंशियल मीटर का कॉइल यूज करते हैं। अब जो पोटेंशियल मीटर का कॉइल होता है ये सर्कुलर कॉइल होता है, इसको हम यूज करते हैं और इसी के पैरेलल, ठीक है, ये पोटेंशियल मीटर है, इसी के पैरेलल हमारे पास हमारा पेशेंट सर्किट के टर्मिनल्स होते हैं। ये पेशेंट सर्किट है, ठीक है। और फिर वो कहता है पेशेंट सर्किट के साथ सीरीज में यहाँ पर हमारे पास क्या अटैच होता है, एक मिली एम मीटर अटैच होता है। मिली एम मीटर करंट की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा होता है जबकि पोटेंशियल मीटर इसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। यही चीज़ उसने लिखी, यहाँ पर उसने लिखा द पेशेंट सर्किट इज वायर्ड इन पैरेलल टू दिस कॉइल, और दिस कॉइल का क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल मीटर का सर्कुलर कॉइल, एंड कंटेन्स अ मूविंग मिली एम मीटर इन सीरीज विद द पेशेंट टर्मिनल। पोटेंशियोमीटर पैरेलल था, मिली एमीटर क्या था, सीरीज में था। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर उसने क्या, पोटेंशियोमीटर रेगुलेट्स द इंटेंसिटी ऑफ द करंट अप्लाई टू द पेशेंट, जो ये वाला हमारे पास रेगुलेट कर रहा होता है इंटेंसिटी को, और मिली एमीटर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ करंट मेजर कर रहा होता है जो कि उसको पहुंच रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि एक डायरेक्ट करंट में पेशेंट का सर्किट जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमने कांस्टेंट डीसी को पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्टेड डीसी की, ठीक है। इंटरप्टेड डीसी के बारे में सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि इंटरप्टेड डीसी जो है वो होता क्या और फिर हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं, इसकी प्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्टेड डीसी क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट करंट था जो कि ऐसे फ्लो करता ही जा रहा था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इस करंट को इंटरप्ट किया, यानी एक पीरियड ऑफ फ्लो आया, फिर एक पीरियड ऑफ इंटरप्शन आया जिसमें करंट फ्लो नहीं किया, फिर एक पीरियड ऑफ फ्लो आया, फिर एक पीरियड ऑफ इंटरप्शन आया, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या, एक करंट जिसको हम कहते हैं दिस इज इंटरप्टेड डीसी। अब जो इंटरप्टेड डीसी है, ये वाला जो करंट है इसको हम यूज कर रहे होते हैं दो पर्पसेस के लिए। नंबर 1, आपने अगर स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को प्लॉट करना है तब हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। एसडी कर्व को प्लॉट करना है, इसको हम यूज करेंगे तब। और एसडी कर्व को प्लॉट करने, एसडी कर्व प्लॉट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है चेक करना चाहते हैं कि एक मसल किस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से, जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रिकल रिएक्शन जो है उससे मसल किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो हम लोग जो है वो इसलिए स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को प्लॉट करते हैं और इसके लिए वो कहते हैं कि हम लोगों को जो इंटेंसिटी
इंटेंसिटी होती है, इसके लिए वो कहता है कि जो हम लोग को ड्यूरेशन चाहिए होती है वो वेरी करनी चाहिए। ड्यूरेशन आपकी 100 मिली सेकेंड से लेकर 0.1 मिली सेकेंड तक वेरी करनी चाहिए। और फिर वो कहता है कि आपकी जो वेव फॉर्म है, जो हम लोग को डिजायर है इस पर्पस के लिए, जो वेव फॉर्म होना चाहिए आपका, वो वेव फॉर्म हो सकता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। हम सबको पता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होता क्या है, करंट फॉर रैपिडली इंक्रीज किया इंटेंसिटी पे, और फिर ये पीरियड मैक्सिमम इंटेंसिटी का, और फिर करंट जो है वो क्या किया, रैपिडली डिक्रीज कर दिया इंटेंसिटी में। तो इसका वेव फॉर्म क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेक्टेंगुलर व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरप्टेड डीसी फॉर प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेंड ड्यूरेशन कर्व। देन हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और वो है इसका दूसरा काम। इसको हम यूज कर रहे होते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द डीनर्वेटेड मसल के लिए। ठीक है, यहां पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डीनर्वेटेड मसल के लिए हम लोग हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन के करंट्स को यूज करते हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन का करंट कभी भी डीनर्वेटेड मसल की स्टिमुलेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लॉन्गर ड्यूरेशन का करंट हम लोग यूज करते हैं, उसकी जो इंपल्सेस है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, यानी इनफ्रीक्वेंटली रिपीट होनी चाहिए, उसकी रिपीटेशन जो है वो कम होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि करंट अगर लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो उसकी रेपिटेशन अंडरस्टूड सी बात है क्या होगी, कम होगी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्यों कम होगी, हमने समझा भी था। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों को जो वेव फॉर्म है वो भी हम लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में तो हमने कहा था रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म चलेगा, लेकिन स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल में ने हम लोगों को ट्रायंगुलर वेव फॉर्म चलेगा। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का क्या मतलब है, करंट ग्रेजुअली इंक्रीज किया इंटेंसिटी में, फिर अपनी पीक इंटेंसिटी पे पहुंचा, और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज किया, इसको आप कहते हैं ट्रायंगुलर। तो स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल के लिए आपको जो है वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो है डिजायरेबल है। आप देखते हैं कि हमारे पास इंटरप्टेड डीसी किस तरह से बनता है। जस्ट ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। नंबर 1, इंटरप्टेड डीसी को बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। हम लोग यूज कर रहे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। नंबर 2, हम ट्रायोड वॉल्व्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3, हम लोग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस भी यूज कर सकते हैं सर्किट के बीच में, और जो हमारी रेजिस्टेंसेस होनी चाहिए उसमें जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन ऑफ फेरेटिक करंट। और नंबर 4, यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि हम रियोस्टेट भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें, बस इतना ही काफी है कि 4 चीजों को यूज करते हुए हम जो है वो एक करंट को इंटरप्ट कर सकते हैं। और करंट को इंटरप्ट क्यों करते हैं, बिकॉज इंटरप्टेड डीसीज आर प्रेफरेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टेंट डीसी है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक बर्न के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जबकि अगर करंट इंटरप्ट होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक बर्न के चांसेस होते हैं, बट वो चांसेस जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, ज़्यादा कम नहीं होते। ज़्यादा कम आपको वो फेरेडिक में मिल सकते हैं या साइनोसॉइडल में मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको थोड़े से वो कॉन्स्टेंट डीसी के मुकाबले में इलेक्ट्रोलिटिक बर्न के जो रेट है वो कम मिलता है।